विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। विश्व का भूगोल कर रहे थे हम, उसमें महासागरीय धाराएं कर रहे थे। अब हमने करनी है हिंद महासागर की धाराएं, यानी करंट ऑफ द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये बड़े गर्व की बात है कि ये क्वेश्चन का नाम हमारे नाम पर है, इंडियन ओशियन। अच्छा, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सागर बोला मैंने, महासागर नहीं बोला। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी को बोलता है चाइना कि ये हमारा है। उससे पूछते हैं कि भाई क्यों है, कहता नाम देखो ना, साउथ चाइना सी। तो हमने कहा इंडियन ओशन तो फिर पूरा हमारा हो गया। फिर तो भाई सब क्या करो, जितने भी जहाज यहां से जा रहे हैं क्योंकि हमारा है, इसलिए क्या करो, टैक्स दो, है ना, आवत जावत आते हुए भी। नहीं, वो पार्ट है येलो सी। येलो सी एक पार्ट ऐसा है कि वहां पे ना वो गिरती है आपकी नदी, सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी? वांग हो। वो दरअसल लोएस के मैदानों से होकर आती है, पीली मिट्टी भाकर लाती है, उसका रंग पीला होता है। जहां पे वो गिरती है उस सागर का रंग भी क्या कर देता है, वो पीला कर देता है, इसलिए उसको येलो सी बोलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन बना कि वांग हो कहां गिरती है, तो येलो सी ऑप्शन में नहीं था, वहां पे था पोहाई। क्या था? तो पोहाई में गिरती है। वो कहां गिरती है? येलो सी तो इसलिए बोलता है रंग पीला हो जाता है उस सागर का, इसलिए येलो सी बोलते हैं। इंसानी फितरत है ना, है ना। कोई गोरा है तो गोरू, और कोई काला है तो कालू, ऐसे नाम रखने के। तो ऐसे क्या, रंग अगर पीला हो गया तो येलो सी, लाल हो गया तो रेड सी। हर जगह है ये ऐसा रंग, क्या, रंग भेद। उत्तरी हिंद महासागर में स्थल मंडल की अधिकता के कारण, भैया देख लो, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब देखते हैं तो यहां ऊपर पूरा जमीनी जमीन दिखाई दे रही, पूरा एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा? तो उत्तरी हिंद महासागर में स्थल मंडल की अधिकता के कारण चलने वाली धाराएं मानसून पवनों के साथ अपनी दिशा बदलती है। अतः हिंद महासागर की धाराओं को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं हम। नंबर 1, परिवर्तनशील धाराएं या मानसून प्रवाह, और दूसरा स्थायी धाराएं। तो परिवर्तनशील धाराएं या मानसून प्रवाह को हम ये भी बोल सकते हैं वेरिएबल और मानसून करंट। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर हिंद महासागर की धाराएं मानसून पवनों के अनुसार अपनी दिशा और क्रम बदल लेती हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील धाराएं कहलाती हैं। इन्हें मानसून प्रवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून, क्योंकि हवाओं के प्रभाव से वो पानी खिसक रहा है, इसलिए ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, एक तरह से प्रवाह बोल रहे हैं। ठीक है, यह प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप से अरब तट के मध्य बहता है। भारतीय उपमहाद्वीप से सब कॉन्टिनेंटल, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल से अरब तट तक बहता है। स्थायी धाराएं क्या होती हैं? परमानेंट करंट्स क्या हैं? अगला दूसरे नंबर पे, इंडियन ओशियन में विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली धाराएं वर्ष भर एक ही क्रम में चलती हैं, अतः इन्हें स्थायी धारा कहते हैं। इन धाराओं में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजेम्बिक धारा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अगुलास करंट। अगुलास जो है वो अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, केप अगुलास, उसके बगल से जाती है, इसलिए अगुलास करंट। मोजेम्बिक एक देश है अफ्रीका में, उसके नाम पर मोजेम्बिक करंट। ठीक है, तो हिंद महासागर की धाराएं पढ़ लेते हैं। नंबर 1, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा। उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा शरद काल में, ये उत्तर पूर्व मतलब होगा नॉर्थ ईस्ट वाली, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं। शरद काल में उत्तर विषुवत धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट की संज्ञा दी जाती है। ये अंडमान तथा सोमाली के बीच पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। अंडमान निकोबार सुना है, देखा है मैप में, है ना, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, है ना। तो सोमाली के बीच पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अगला दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा ग्रीष्म ऋतु में, जैसे आजकल ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है, और इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट। देखो भाई, शुरू में थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपकी भाषा मैच नहीं करती है आंसर से।
समझ से नहीं होते हैं सिलेक्शन कि आपकी समझ में आ गया, लिखने पे नंबर मिलते हैं इस पर। तो जो जितना अच्छा लेखक है वो उतना अच्छा नंबर पाता है। आपकी उत्तर पुस्तिका आपका परिचय होती है। पहले आपको किताबी भाषा थोड़ा याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप सीख जाओगे क्या कि किस शब्द को कहां पर कैसे लगाना है। जैसे जब आपने स्कूटी सीखी, स्कूटी में तो नहीं होते यार गियर, कार, जब आप कार सीखते हो तो पहले वही रहती है आपकी नजर किस पे, एबीसी पे, कि जी अब फर्स्ट गियर लगा दिया, अब न्यूट्रल लगा दिया। एक टाइम ऐसा आता है आप हजारों किलोमीटर चल पड़ते हो, आपको पता ही नहीं होता आपने कितनी बार गियर चेंज किया, पता चलता है। बस वही है यहां पर भी। विपरीत विषुवत रेखीय धारा, ये शीत ऋतु में जंजीबार द्वीप के निकट, जंजीबार एक छोटा सा आइलैंड है, पेम्बा और जंजीबार, इसको लौंग की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ क्लोव कहा जाता है। किसको? ये आईएएस का क्वेश्चन रहा कभी, जंजीबार। यहाँ के लोग फुटबॉल खेलते हैं और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के डाइव करते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं। अब क्यों करते होंगे? पानी के नीचे जाते हैं ये समुद्र में, क्या लाते हैं वहां से? हाँ, मछली, ऑक्टोपस, बहुत महंगा बिकता है ऑक्टोपस। खाया कभी किसी ने? खाओगे? ये लोग जिंदा खाते हैं, ऐसे घुमा के, कई लोग मर भी जाते हैं इसमें। सबसे महंगी डिश होती है ऑक्टोपस की। कैसे खाना है? कांटे पे लपेट लपेट ऐसे ऐसे, उसके पता ही है आपके आठ हो, उसको घुमाना है, घुमाना, कांटे फंसा के क्या करना है, पूरा निगलना है। बाकी प्रक्रिया फिर पेट में होती है, HCl भी हमारे पेट में तेजाब से जला देता है उसको। चलो, तो कहां तक पहुंचे भाई? जंजीबार द्वीप समझ में आ गया। विपरीत विषुवत रेखीय धारा यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये शीत ऋतु में जंजीबार द्वीप के निकट से आरंभ होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में विपरीत विषुवत रेखीय धारा के साथ ही उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा भी विलुप्त हो जाती है। इस लाइन को खास ध्यान देना, ग्रीष्म ऋतु में विपरीत विषुवत रेखीय धारा यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट के साथ ही उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी विलुप्त हो जाती है। यानी गर्मियों में ना तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है इंडियन ओशन में, ना ही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। समझ में आ गया? गर्मियों में ना तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है इंडियन ओशन में, ना ही काउंटर इक्वेटोरियल करंट, दोनों विलुप्त हो जाती है। अब दक्षिणी हिंद महासागरीय धाराएं, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह से अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा को दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। ये भी वैसे ही है जैसे जो पंडित जी को पूजा करते हुए देखा होगा आपने, तो क्या बोलते हैं, पूरा पूजा करने से पहले पूरा परिचय देते हैं कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं? आपका नाम बोलते हैं, आपकी राशि बोलते हैं, किन गोत्रस्य, गोत्र बोलते हैं, ठीक है। जिनके लिए पूजा रखवाई जाती है, जिस कार्य के लिए पूजा रखवाई जाती है वो बोलते हैं। ऐसे ही है ये भी। क्या कर रहा है? पूरा बता रहा है कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह से, पहले इतना ही याद करना है। कितना? साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स के प्रवाह से अफ्रीका तथा, फिर दूसरी चीज याद करनी, अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के, फिर याद करना अगला पॉइंट, 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, किसके मध्य? 10 से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूरब से पश्चिम दिशा में, कहां से कहां? पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा को, भाई सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो पूरब से पश्चिम जाएगी। और कैसे? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। क्या चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा को दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। दूसरा, मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक मैंने कहा एक देश है, मापुतो कैपिटल है शायद इसकी, है अफ्रीका में। तो मेडागास्कर द्वीप के निकट, मेडागास्कर मालागासी को बोलते हैं, अंटानानारिवो कैपिटल है, एक अलग आइलैंड है। यहां से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? क्या पूछा? जब आप द्वीप पढ़ेंगे ना,
तो द्वीपों में आपने ये भी पढ़ना है कि द्वीपों के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, ये समस्या है यार, यहाँ सब पढ़ना पड़ता है। बादल पढ़ने हैं तो बादलों के प्रकार पढ़ने हैं, द्वीप पढ़ने हैं तो द्वीपों के प्रकार पढ़ने हैं। अब द्वीपों के प्रकार में क्या होता है कि एक द्वीप पूछता है कि कौन निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है, निम्नलिखित में से कौन, तो आंसर है मेडागास्कर महासागरीय द्वीप नहीं है। अब आप बोलोगे यार महासागर में भी है, पानी के बीच में अलग सा है, क्यों नहीं है जी महासागरीय द्वीप, तो उसके लिए एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है, महासागरीय द्वीप की डेफिनेशन, कि महासागरीय द्वीप कहते किसको है। तो अलग अलग जगह पे डेफिनेशन आएगी। जैसे कुछ द्वीप जो होंगे वो समुद्र के उन्मज्जन से बनेंगे, समुद्र तल के उन्मज्जन से, उन्मज्जन मतलब उठने से बनेंगे। कुछ क्या बनेंगे, निमज्जन से बनेंगे। कुछ क्या होंगे, प्लेट कैट दूर होने से बनेंगे, दो प्लेटें एक दूसरे से जब क्या होंगी, दूर होंगी। कुछ कॉन्टिनेंट कुछ आइलैंड ऐसे होंगे जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा था तो उसका एक टुकड़ा पीछे छूट गया, वही मेडागास्कर। यानी कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट कर रहा था, ये दरअसल मेडागास्कर को अगर आप लगाओगे ना उधर तो लग जाएगा, फिट हो जाएगा। जिगसॉ फिट सिद्धांत अगर के हिसाब से अगर आप देखें तो फिट हो जाएगा। तो अभी तो एक ही टुकड़ा टूटा है भाई, कौन सा, मेडागास्कर। अभी तो बीच में क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली है। अभी तो इस कॉन्टिनेंट में पूरा टूटना है और उसके बाद टकराना है किससे, मुंबई से, किससे, गोवा से, केरला से। और यहां पे आपको फिर तब आप अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने जाओगे वहां पर, क्योंकि हिमालय जैसी माउंटेन रेंज दिखेगी आपको वहां पर, फोल्डेड माउंटेन दिखेंगे जब ये टकराएगा। कौन, नहीं आया समझ में। पर अफसोस कि हम में से कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि अभी करोड़ों साल लगने हैं, है ना। और हमारे पास क्या, सीमित समय है। क्या है, सीमित समय, समझ रहे हो। तैयारी का भी सीमित समय है और जीवन का भी सीमित समय है। अमर मत समझ लेना अपने आप को। कितना ज्यादा जियोगे, 100 साल है? कितना जीना चाहते हो, ऐसे बोलिए, जब तक अपने हाथ पैर सुरक्षित है तब तक जीना चाहते हैं। क्या, जब तक हमारी आंखें, हमारे हाथ पैर क्या है, हम अपना काम स्वयं कर सके तब तक जीना चाहते हैं। जिस दिन प्रकृति क्या कर दे, मतलब किसी पे भार नहीं बनना है बस। अच्छा जी, कहां तक पहुंचे भाई, मोजम्बिक धारा मेडागास्कर द्वीप के निकट। मेडागास्कर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये महासागरीय द्वीप नहीं है। कॉन्टिनेंट जब ड्रिफ्ट कर रहा था तो उसका एक मतलब टूट के अलग हुआ है। ये क्या हुआ है, टूट के अलग हुआ है, तो महासागरीय द्वीप की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो मेडागास्कर द्वीप के निकट पहुंचने पर दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। जो शाखा मोजम्बिक चैनल से होकर बहने लगती है मोजम्बिक की गर्म धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, अगला मेडागास्कर धारा, कौन सी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा की दूसरी शाखा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने लगती है। इसको मेडागास्कर की गर्म धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर अगुलास धारा। मैंने कहा केप अगुलास जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने पर अगुलास गर्म धारा की उत्पत्ति होती है, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। अब देखो ना यार, जहां पे मेडागास्कर है, मोजम्बिक वाली साइड में मोजम्बिक धारा, और मेडागास्कर के मतलब मेडागास्कर के दाईं तरफ मेडागास्कर की धारा और बाईं तरफ कौन सी, मोजम्बिक की धारा। नीचे आके दोनों मिल गए और चले गए कहां, अफ्रीका के और नीचे कोने पर फार साउथ में अगुलास, केप अगुलास की तरफ। तो नाम क्या हो गया उसका, अगुलास करंट। क्लियर हो गया। यूपी पीसीएस ने पूछ लिया, 2017 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा। आप बोलते क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहां से बनते हैं कि मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में 30 डिग्री अक्षांश पर मोजम्बिक और मेडागास्कर धाराओं के मिलने से अगुलास गर्म धारा की उत्पत्ति होती है, जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह, इसे दक्षिणी हिंद प्रवाह भी कहा जाता है। हिंद महासागर में है तो दक्षिणी हिंद प्रवाह, दक्षिणी हिंद प्रवाह भी कहा जाता है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पछुआ हवाओं के प्रभाव से अगुलास की धारा हिंद महासागर में पश्चिम से पूर्व, डायरेक्शन जरूर याद करनी है आपने, वेस्ट टू ईस्ट,
की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पछुआ पवन प्रवाह की संज्ञा दी जाती है। यह ठंडी धारा है। कैसी है? अगला, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट का कारण बनती है ये, है ना। पछुआ पवन प्रवाह 110 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, देशांतर बोलते हैं लॉन्गिट्यूड को, 110 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्या ईस्ट लॉन्गिट्यूड के पास विभाजित होकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे प्रवाहित होती है तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा की संज्ञा से अभिहित की जाती है। यह धारा उत्तर में जाकर दक्षिण विषुवत रेखा धारा से मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक प्रवाहित होती है। वन बाई वन, धीरे धीरे आप उसको पढ़ोगे, आपको क्या करना, आप ना उसी धाराओं के साथ बहने लगोगे, तब समझना कि ओशियनिक करंट आपकी समझ में आया। खाली शब्दों से नहीं चलेगा। मैं तो बोल रहा हूं, मेरी समझ में तो आ रहा है, मैं तो इस समय ऑस्ट्रेलिया के बाईं तरफ ही हूं। मेरा मन जो है वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में है। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि पर्थ के बगल से होकर जा रही है। कौन? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ठंडी है। और क्या हो रहा है कि उधर से इंडियन ओशन से बादल आ रहे हैं और उस करंट के ऊपर आकर कंडेंसेशन की वजह से वहीं बरस जा रहे हैं। जमीन में बारिश हो ही नहीं रही, तो डेजर्ट बन रहा है। 6 डेजर्ट जो हमने पढ़े, कौन कौन से? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट और पानामी डेजर्ट। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे रहते हैं अबोरिजिनीज। कौन रहते हैं? अबोरिजिनीज यहाँ के मूल निवासी हैं, बिंदीबूज। अब ये कैसे पीते हैं पानी? वो यहाँ चींटी होती है, आगे से होती पतली, पीछे से होती मोटी, और उस मोटा जो पार्ट होता है उसमें पानी इकट्ठा किया हुआ रहता है उस चींटी का, उसको चूसते हैं ये लोग। हाँ, आपने देखी कहा अभी जनजातियां, जब हम मानव भूगोल पढ़ रहे होंगे तो कुछ ऐसे भी होंगे जो एक सीख लेंगे, उसमें थूक लगाएंगे, दीमक के घोंसले में डालेंगे, दीमक खाएंगे। दीमक खाते हैं कच्ची। अभी तो ऑक्टोपस सुना आपने, दीमक खाते हैं। जब अफ्रीका में आप जाओगे, कॉन्गो बेसिन में, तो पिग्मी मिलेंगे वहां पर, 5 फुट नाटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बंदर खाते हैं, आदमी मिले, आदमी भी खा जाते हैं। अब तो थोड़ा समझदार हो गए वो लोग, पर बता रहा हूं कि बड़े खतरनाक शिकारी होते हैं। कौन? कौन? पिग्मीज। आप उधर जाओगे अफ्रीका में, कहा केनिया की तरफ, वहां पे आपको मसाई दिखेंगे, गाय को पूज रहे होंगे, गाय का दूध निकालेंगे और बैलों की सांडों के गर्दन से खून निकाल रहे होंगे, खून और दही मिला के खा रहे होंगे। लंबे लंबे होंगे, 6 फुट 4 इंच, 6 फुट 3 इंच, 6 फुट 5 इंच, और मैराथन भाग रहे होंगे। कितना? 42.195 किलोमीटर की मैराथन भाग रहे होंगे। और मैराथन वहां ऐसे नहीं हो रही कि कोई आयोजन हो रहा होगा, कोई राष्ट्रपति करवा रहा होगा। मैराथन ऐसे हो रही होगी कि बच्चे नहीं होते जैसे, भाई वहां अगर तू वहां तक पहुंच गया कुंजापुरी तक और इतनी देर में आ गया तो तुझे 1 जोड़ी जूते दूंगा मैं। तो जूतों के लिए मैराथन चल रही है। तो यार जब गरीबी में ऐसा करेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे, है ना। एसी में बैठ के थोड़े मैराथन जीती जाती है, उसके लिए क्या करने पड़ते हैं? प्रयास। और नंगे पैर भागते हो, तब जूता मिलता है उनको 42 किलोमीटर भागने के बाद, वो भी फर्स्ट आ गए। तो कंपटीशन हर जगह है, दुखी मत हो, ये मत सोचो कि हमारा ही कंपटीशन है। समझ में आया? मैंने कहा भूगोल क्रूर बनाता है। कुछ धर्मों में उत्तराधिकार के नियम नहीं दे रखे हैं, हमारे धर्म में उत्तराधिकार के नियम है। बड़े बेटे को वनवास हो गया, दूसरा खड़ाऊ लेके बैठा रहा, नहीं जी बड़ा ही बेटा बनेगा जी राजा। क्यों है? क्योंकि हम क्रूर नहीं है। हमारे भूगोल ने हमें कैसा बनाया? बुद्धिजीवी बनाया, बौद्धिकता दी। डेजर्ट के बीच में जो जो नियम बनेंगे वो बड़े क्रूर होंगे। वहां पर तलवार के दम पर क्या होगा? उत्तराधिकार होगा। खूब सारे बच्चे होंगे, उनके बीच में लास्ट में जब वो बड़े होंगे तो लड़ाई होगी, फिर उसके बाद मार काट होगी, लास्ट में जो बचेगा वो राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट का नियम यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही राजा बनेगा, है ना। अब यहां तो मनु जी ने लिख दिया मनुस्मृति में, बड़ा बेटा राजा बनेगा। अब बड़ा बेटा काबिल हो ना हो, कई बार क्या होगा कि इस चक्कर में अयोग्य शासक भी मिले इस देश को। क्या मिले? अयोग्य शासक भी मिले, है ना। जरूरी नहीं है कि राजा के बेटे के अंदर भी वही योग्यता हो जो राजा के अंदर है,
हो सकता है राजा साम्राज्यवादी हो, बेटा क्या हो, भक्त हो, क्या हो, या विद्वान हो, पढ़ने लिखने वाला हो, लड़ाई झगड़े में उसके, अगर साम्राज्यवादी नहीं होगा राजा तो फिर तो, और बड़ा दयालु हो, कर ना लेता हो जनता से, तो कर नहीं लेगा तो राज्य बर्बाद, है ना। तेल तो तिलों से ही निकालना पड़ेगा ना, राज्य तभी चलेगा। ये चीज है। अब पढ़ते हैं महासागरीय धाराओं का प्रभाव। क्या पढ़ते हैं भाई, ये महासागरीय धाराएं पढ़ ली हमने, से क्या प्रभाव होते हैं इसके। तो महासागरीय धाराओं के प्रभाव में पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन में सहायक होती हैं कौन, महासागरीय धाराएं। भाई उधर से लैब्राडोर आ रही, नीचे से आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऊपर जा रही, गल्फ स्ट्रीम ऊपर जा रही, ऐसे ही इधर का गर्म पानी नीचे भी जा रहा है, नीचे से फिर क्या आ रही है, ठंडी धाराएं आ रही हैं। तो पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन यानी हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस को स्थापित करने में धाराएं पर्याप्त मदद करती हैं। जैसे गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुंचती हैं तो वहां का तापमान कम नहीं होने देती हैं तथा सर्दियों में उन्हें अपेक्षाकृत गर्म रखती है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरोप के बंदरगाहों को पिघलाने का काम कौन करती है, गल्फ स्ट्रीम। भले उसका नाम आगे चल के चेंज हो जाता है ना, लेकिन भाई समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है यूरोप में, उसका कारण क्या है, गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी जो वहां पहुंच रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, वहां के मौसम को भी सही कर रहा है ना। अच्छा जी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों की आदर्श जलवायु का रहस्य गल्फ स्ट्रीम का बड़ा हुआ भाग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ही है। उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। गल्फ स्ट्रीम को आगे चल के क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहां पहुंचा, हाँ जी, और यूरोप को तो अच्छा कर दिया उसने, और फिर वहां से ठंडा होके आया, अफ्रीका के बाईं तरफ कनाडी करंट बन के आया, अफ्रीका का नाश मार दिया। तो कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा, ये तो प्रकृति है ना। सर्दियों में इन तटीय देशों यानी ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड का तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इस प्रकार गर्म धाराएं उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान को उच्च अक्षांशों में, हार्ड लैटिट्यूड किनको बोलते हैं, अरे भाई जीरो से शुरू किया हमने, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 70, 80, ये सब हायर लैटिट्यूड है। उच्च अक्षांशों में क्या ले जाकर तापमान के वितरण में समानता लाने का प्रयास करती है। क्या करती हैं, समानता लाने का प्रयास करती है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं जहां से गुजरती हैं वहां का तापमान अत्यंत नीचा कर देती है, जिस कारण हिमपात की स्थिति आ जाती है। क्यूराइल हो गई, लैब्राडोर हो गई और फॉकलैंड की ठंडी धाराएं प्रभावित क्षेत्रों में भारी हिमपात के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होती है। जहां से क्यूराइल जाती है या लैब्राडोर जाती है या फॉकलैंड की धारा जाती है, वहां हिमपात होता है बहुत जबरदस्त, है ना। आप लोग यही बोलते हो ठंड हो गई जी, हिमपात वाले क्षेत्रों में देखो ना, जहां वर्खोयांस्क जैसी जगह -50-60 डिग्री टेम्परेचर, वहां पर भी लोग रह रहे हैं, बल्कि उससे भी माइनस पे जाता है टेम्परेचर, वहां पर भी लोग रहते हैं। अंधेरा है, कोहरा है, फिर भी चल रहा है क्या मानव जीवन। अच्छा जी, वर्षा पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है वर्षा पर। गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी धारण कर लेती हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा प्रदान करती है। क्या करती है भाई, गर्म धारा के ऊपर से कोई हवा गई तो मॉइस्चर ग्रहण करेगी और आगे जाके क्या करेगी, वर्षा करेगी। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में उत्तरी अटलांटिक धारा तथा जापान के पूर्वी भाग में कुरोशिओ धारा के कारण वर्षा होती है। कुरोशिओ करंट की वजह से, तो क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं कि जापान में वर्षा क्यों होती है, आंसर कुरोशिओ धारा। जापान के पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है वो क्यों होती है, कुरोशिओ करंट के कारण। इसके विपरीत ठंडी धाराएं वर्षा रोकती हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कालाहारी डेजर्ट, कहा, बोत्सवाना में है कालाहारी डेजर्ट, कहा है, बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है। यहां पर क्या करती है, यहां पे ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल है धरती पर, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, कभी खींच के देखना
अगर कहीं पर अंडा रखा हुआ शुतुरमुर्ग ने, आप उठा के देखना, मार देगा आपको शुतुरमुर्ग। बड़ा पक्षी है, उड़ाका नहीं है। उड़ाका मतलब उड़ता नहीं है वो, ठीक है, भागता है वो, भागता है भागता है, और उसके पीछे बुशमैन जाते हैं, क्या लेके, भाला लेके, जो भी उनका हथियार होगा वो लेके भागते हैं। अब क्या होता है, जब थक जाता है कौन कौन शुतुरमुर्ग, तो अपनी गर्दन रेत में डाल देता है। उस बेवकूफ को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है ना, वही टाइम होता है शिकार करने का, तो भगाया जाता है। तो सोचो, इतना तो शुतुरमुर्ग भागता है, तो आदिवासी कितना भागते होंगे, ठीक है। ऐसे ही एस्पिरेंट भी होता है, कौन किताबों से दूर हो जाता है, रेत में गर्दन डाल देता है, उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और फिर पेपर देने जाता है तो शिकार बनता है, फिर वो भी बढ़िया। तो भाई गर्दन रेत में डाल के नहीं काम चलेगा। किताबों में जितनी दिक्कत होगी उतना और आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, या माना निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग में पैदा हुए हैं, अगर ऐसे ही मर गए तो फिर बेकार हो गया। फिर जीवन क्या करना है, फिलहाल खोने के लिए कुछ है नहीं, किताब पढ़ लोगे तो खोगे तो नहीं, कम से कम पाओगे कुछ ना कुछ। नहीं मिली नौकरी, लेकिन सम्मान रहेगा आपका कि भाई जानता है यार सामने वाला क्या। हमें तो जो कुछ भी मिला, ठीक है, नहीं बने डीएम, और जो कुछ मिला, सम्मान मिला, जो भी चल रहा है वो सब इन किताबों की वजह से, इसलिए पढ़िए उसको और ईमानदारी से काम कीजिए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कालाहारी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम पर अटाकामा मरुस्थल का आविर्भाव में क्रमशः बेंगुला करंट और पेरू की ठंडी धारा का पर्याप्त हाथ है। इस प्रकार फॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया का डेजर्ट कहां पड़ता है, अर्जेंटीना में, पथरीला डेजर्ट है। कैसा, पथरीला डेजर्ट है पैटागोनिया का डेजर्ट। तीसरा जो प्रभाव है वातावरण पर प्रभाव, गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलन स्थल पर घना कोहरा पड़ता है। न्यू फाउंडलैंड के पास जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लैब्राडोर की ठंडी धारा के मिलने तथा जापान के पास क्यूरोशिवो और क्यूराइल धारा के मिलने से ताप व्यतिक्रम यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने से घना कोहरा उत्पन्न होता है। भारत में मानसून को निर्धारित करने में समुद्री धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश के निर्माण में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की महती भूमिका है। अगर मैं आईएएस का क्वेश्चन बना रहा होता, मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, कहां से मैं बोलता पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का निर्माण में किसका योगदान है, आंसर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का योगदान है। गल्फ स्ट्रीम के बड़े हुए भाग को ही क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का कारण क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। वो थोड़ी बहुत जो गर्मी होती है, थोड़ा बहुत जो बर्फ पिघलती है वहां पर। मत्स्य उद्योग पर प्रभाव, धाराएं जो होती है मछलियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीजन तथा भोजन प्लैंक्टन्स को वितरित करने का कार्य करती है। धाराओं द्वारा प्लैंक्टन्स नामक घास को लाया जाना मछलियों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। गल्फ स्ट्रीम द्वारा यह प्लैंक्टन्स न्यू फाउंडलैंड तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर पहुंचाया जाता है, जिस कारण वहां पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हो गया है। क्या हो गया है, परंतु पेरू तट पर अल्निनो धारा के कारण प्लैंक्टन्स के अदृश्य हो जाने पर मछलियां मर जाती हैं, मत्स्य उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है। आईएएस का क्वेश्चन में बना के पहले पूछा जा चुका है, मैं यहीं से पूछता कि वो कौन सी धारा है जिसकी वजह से मत्स्य उद्योग को भारी क्षति उठानी पड़ती है। कितना था फ़ारेनहाइट, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता टेम्परेचर, मछलियां मर जाती हैं, मत्स्य उद्योग को क्षति उठानी पड़ती है। शीत क्षेत्रों में पैदा होने वाली खाद्य मछलियां ठंडी धाराओं के साथ गर्म प्रदेशों में आ जाती है। गर्म और ठंडी धाराएं भी मिलकर विभिन्न प्रकार की मछलियों को जन्म देने में सहायक होती है। अगला, व्यापार पर प्रभाव, गर्म जल धाराओं के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्रों के बंदरगाह पर हिम नहीं जम पाता है, साल भर खुले रहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और उनकी शाखाओं के प्रभाव से पश्चिमी यूरोप के अधिकतर बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। यहां से क्वेश्चन बनाता मैं, वर्ष भर खुले रहते हैं क्यों, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से, गल्फ स्ट्रीम का बढ़ा हुआ भाग। नॉर्वे इस धारा से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में रहता है। रूस का
मुर्मुस्क बंदरगाह ध्रुवीय प्रदेश में होने के बावजूद इस धारा के प्रवाह के कारण साल भर खुला रहता है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, रूस का मुर्मुस्क साल भर खुला कैसे रहता है? ध्रुवीय प्रदेश में है। ध्रुवीय प्रदेश में तो भाई इतनी बर्फ रहती है कि पूछो मत, कटर वाला जहाज भी नहीं काट पाता कई बार। इस धारा के प्रवाह के कारण साल भर खुला रहता है, किंतु ठंडी धाराएं अपने साथ प्लावी, हिमशैल, आइसबर्ग लेके आती है। ताजे पानी का विशाल भंडार है, परंतु ये हिमशैल जलयानों के लिए खतरा उत्पन्न करता है और टाइटैनिक जैसे जहाजों को डुबा देता है, जिसमें संसार के सबसे अमीर आदमी क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। इतना समझ में आ गया भाई? कल मैं कराऊंगा सागरीय संसाधन यानी मरीन रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मैंने यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है।